बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आशा खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एक एंथोलॉजी द आर्ट ऑफ द पर्सनल ऐसे बाय फिलिप लोपेट। सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिएटिव नॉन फिक्शन की कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड ये फर्स्ट एंथोलॉजी है। हम इसको थारली डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। हम इसके ओवरव्यू को स्टडी करेंगे, उसके बाद इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस को स्टडी करेंगे, इसके थीम्स को स्टडी करेंगे, इसकी डिटेल्ड समरी को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम क्रिटिकल एनालिसिस को भी स्टडी करेंगे। हम इस एंथोलॉजी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसका हर पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कनेक्टेड है। अगर आप एक पार्ट को मिस कर देंगे तो आप दूसरे पार्ट को नहीं समझ सकेंगे, इसलिए आपने हर पार्ट को थारली डिटेल के साथ स्टडी करना है और अच्छे तरीके से उसे समझना भी है। और इस लेक्चर के साथ साथ आपने इसके मेन पॉइंट जो है उनको नोट भी कर लेना है ताकि आप फिर दोबारा से इसको याद भी कर सकें। और हम इसको थारोली डिटेल के साथ स्टडी करेंगे ताकि अगर एग्जाम में 25 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे इजीली अटैम्प्ट कर सकें। और अच्छी बात यह है कि हमारे वीडियो के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उन्हें इजीली प्रिपेयर कर सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू। द आर्ट ऑफ द पर्सनल ऐसे एन एंथोलॉजी फ्रॉम द क्लासिकल era to the present is a collection of personal essays curated and edited by Philip Lopet. द आर्ट ऑफ द पर्सनल ऐसे इस एंथोलॉजी का कंप्लीट टाइटल है द आर्ट ऑफ द पर्सनल ऐसे एन एंथोलॉजी फ्रॉम द क्लासिकल era टू द प्रेजेंट। ये पर्सनल ऐसेज का एक कलेक्शन है जिसे फिलिप लोपेट ने एडिट किया है। द बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 एंड हैज़ सिंस बिकम अ वाइडली यूज्ड एंथोलॉजी फॉर स्टडिंग एंड एप्रिसिएटिंग द पर्सनल ऐसे जानरा। ये बुक 1994 को पहली बार पब्लिश हुई और तब से ही ये पर्सनल ऐसे के जानर की स्टडी और इसकी एप्रिसिएशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एंथोलॉजी बन चुकी है। द एंथोलॉजी स्पेन्स अ वाइड रेंज ऑफ टाइम पीरियड्स एंड इंक्लूड्स एसेज फ्राम क्लासिकल राइटर्स लाइक प्लूटार्च एंड सेनेका। ये एंथोलॉजी एक लंबे टाइम पीरियड तक फैली हुई है और इसमें क्लासिकल राइटर्स के एसेज इंक्लूड किए गए हैं जिनमें प्लूटार्च और सेनेका आ जाते हैं, एज वेल एज एसेज फ्रॉम मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी ऑथर्स लाइक वर्जीनिया वोल्फ, जॉर्ज ऑरवेल, जेम्स बॉल्डविन एंड जॉन डाइडियन। और इसी तरह मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी ऑथर्स के एसेज भी इंक्लूड किए गए हैं। इनमें वर्जीनिया वोल्फ, जॉर्ज ऑरवेल, जेम्स बॉल्डविन और जॉन डाइडियन शामिल हैं। The essays cover a diverse array of topics and themes, offering readers a rich tapestry of personal experiences, reflections and insights. ये essays रीडर्स को पर्सनल एक्सपीरियंसेस, रिफ्लेक्शंस और इंसाइट्स को ऑफर करते हुए मुख्तलिफ टॉपिक्स और थीम्स की अरे को कवर करते हैं। इसके बाद है हमारा एडिटर जो है इस एंथोलॉजी का फिलिप लोपेट। इसकी थोड़ी बायोग्राफी को हम ब्रीफली स्टडी करते हैं। सबसे पहले है फिलिप लोपेट इज़ एन अकम्प्लाइड अमेरिकन एसेइस्ट, एडिटर एंड टीचर नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव नॉन फिक्शन। फिलिप लोपेट एक अमेरिकन एसेइस्ट और एडिटर हैं और वो क्रिएटिव नॉन फिक्शन के वर्ल्ड में अपनी कंट्रीब्यूशंस की वजह से टीचर माने जाते हैं। He is the editor of this anthology. He is not the author of essays included in the anthology, but rather the compiler and editor of the collection. वो इस एंथोलॉजी के एडिटर हैं, वो इस एंथोलॉजी का आथर नहीं है बल्कि वो तो इस कलेक्शन का कंपाइलर और एडिटर है। और इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है टाइटल सिग्निफिकेंस। द आर्ट ऑफ द पर्सनल ऐसे एन एंथोलॉजी फ्रॉम द क्लासिकल era टू द प्रेजेंट। ये इस एंथोलॉजी का टाइटल है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस को देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन क्राफ्ट। The use of the word art in the title highlights that the personal essay is not just a casual form of writing but a carefully crafted and artistic expression. अगर हम आर्ट की अहमियत की बात करें तो टाइटल में आर्ट के वर्ड का यूज़ हाईलाइट करता है कि पर्सनल ऐसे जस्ट राइटिंग की कैजुअल फॉर्म नहीं है, कि राइटिंग की आर्जी फॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जिसे केयरफुली क्राफ्ट किया गया है। इट अंडरस्कोर्स द आइडिया दैट एसेइस्ट लाइक आर्टिस्ट एम्प्लॉय स्किल, क्रिएटिविटी एंड इंटेंशनैलिटी इन देयर वर्क।
ये आर्ट का वर्ड इस आइडिया को अंडरलाइन करता है कि एसेइस्ट्स आर्टिस्ट की तरह अपनी स्किल, क्रिएटिविटी और हवास या सेंस को अपने वर्क में एम्प्लॉय करते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है पर्सनल पर्सपेक्टिव। द टर्म पर्सनल ऐसे अंडरस्कोर्स द जनरस फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल्स पर्सनल पर्सपेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शंस। टर्म पर्सनल ऐसे इंडिविजुअल्स के पस मंज़र, एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शंस पर फोकस करते हुए जानराज को अंडरलाइन करती है। इट सिग्नल्स टू रीडर्स दैट द एसेज विद इन द एंथोलॉजी आर नॉट जस्ट इंफॉर्मेशनल और ऑब्जेक्टिव बट डीपली रूटेड इन द ऑथर्स पर्सनल व्यू पॉइंट्स। और ये टर्म रीडर्स को इशारा देती है कि इस एंथोलॉजी में जस्ट इंफॉर्मेशनल या ऑब्जेक्टिव एसेस नहीं है, बल्कि ये ऑथर्स के पर्सनल व्यू पॉइंट्स से लिए गए हैं। इसके बाद इस टाइटल सिग्निफिकेंस का थर्ड पॉइंट है हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। तारीखी तसलसल क्या है? द फ्रेज फ्राम द क्लासिकल era to the present in the subtitle signifies the anthology's ambition to trace the historical continuity of the personal essay genre. इस एंथोलॉजी के सबटाइटल में फ्रेज फ्रॉम द क्लासिकल era टू द प्रेजेंट एंथोलॉजी की पर्सनल ऐसे के जानरा की हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को ट्रेस करने की एम्बिशन को सिग्निफाई करता है। It suggests that the personal essay has a rich and enduring tradition that spans centuries, encompassing different time periods and literary traditions. यह सजेस्ट करता है कि पर्सनल ऐसे का रिच और डिलाइटफुल ट्रेडिशन है जो सदियों तक डिफरेंट टाइम पीरियड्स और लिटरी ट्रेडिशंस को कवर करता है। तो ये थी इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस। इसके बाद इस एंथोलॉजी का थर्ड पार्ट है थीम्स ऑफ द एंथोलॉजी। एग्ज़ाम में इस एंथोलॉजी के थीम्स को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए हम इस एंथोलॉजी के थीम्स को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट थीम है सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड आइडेंटिटी। मैनी ऑफ द एसेज इन द एंथोलॉजी आर डीपली इंट्रोस्पेक्टिव एंड एक्सप्लोर द ऑथर्स ओन आइडेंटिटी, बिलीफ एंड एक्सपीरियंसेस। तो एंथोलॉजी का फर्स्ट जो थीम है वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन और आइडेंटिटी। एंथोलॉजी में बहुत से एसेस डीपली रिफ्लेक्टिव हैं और ये ऑथर्स की अपनी आइडेंटिटी, बिलीफ और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। ऑथर्स यूज द पर्सनल ऐसे एज अ टूल फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ऑथर्स पर्सनल ऐसे को सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एज अ टूल यूज़ करते हैं। इसके बाद इसका सेकंड थीम है ह्यूमन कंडीशन। थ्रू आउट द हिस्ट्री एसेइस्ट हैव कंटेम्पलेटेड द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। मुकम्मल हिस्ट्री में एसेइस्ट ने ह्यूमन कंडीशन के फंडामेंटल एस्पेक्ट पर गौर किया है। दे रिफ्लेक्ट ऑन द इश्यूज सच एज मोर्टेलिटी, सफरिंग, हैप्पीनेस एंड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर। उन्होंने मोर्टेलिटी, सफरिंग्स, हैप्पीनेस और इंसानी फितरत की पेचीदगियों जैसे इश्यूज़ को रिफ्लेक्ट किया है अपने एसेज के थ्रू। इसके बाद है थर्ड थीम नेचर एंड इन्वायरमेंट। सम एसेज इन द कलेक्शन डेल्व्स इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड। इस कलेक्शन में कुछ एसेज ह्यूमंस और नेचुरल वर्ल्ड के दरमियान रिलेशनशिप्स को डील करते हैं। These essays often reflect on the beauty of nature, our impact on the environment, and our place within the natural order. इन एसेज ने नेचर की खूबसूरती, माहौल पर हमारे असरात और नेचुरल आर्डर में हमारी जगह की अक्कासी की है। इसके बाद इसका फोर्थ जो थीम है वो है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। मैनी एसेइस्ट्स यूज द पर्सनल ऐसे एज अ प्लेटफॉर्म टू कमेंट ऑन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चरल ट्रेंड्स। बहुत से एसेइस्ट ने सोसाइटी, पॉलिटिक्स और कल्चरल ट्रेंड्स पर कमेंट करने के लिए पर्सनल ऐसे को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। दे शेयर देयर ओपिनियंस, ऑब्जर्वेशंस एंड क्रिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड दैम। वो अपनी ओपिनियंस, ऑब्जर्वेशंस और दुनिया की तनकीद जो उनके गिर्द होती है शेयर करते हैं। इसके बाद है इसका फिफ्थ थीम लव एंड रिलेशनशिप्स। पर्सनल एसेज फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ लव, फ्रेंडशिप, फैमिली एंड ह्यूमन कनेक्शंस। पर्सनल एसेज लव, फ्रेंडशिप,
फैमिली एंड ह्यूमन कंडीशंस के थीम्स को फ्रीक्वेंटली एक्सप्लोर करते हैं। ऑथर्स शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड इंसाइट्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ऑथर्स अपने एक्सपीरियंसेस और इंसाइट्स को ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज में शेयर करते हैं। तो इसके बाद इसका सिक्स्थ जो थीम है वो है memory and nostalgia. Some essays are centered around memory and nostalgia, reflecting on the past and the passage of time. Past और passage of time को reflect करते हुए कुछ essays का मरकज़ memory और nostalgia है। Authors often use personal anecdotes to evoke a sense of nostalgia or to explore the ways in which memory shapes our understanding of the present। तो इधर एक वर्ड यूज़ हुआ है एनिक्डोट्स। एनिक्डोट्स का मीनिंग है हकायात या फिर रिवायात या फिर किस्से। तो ऑथर्स अक्सर पर्सनल रिवायात या किस्सों का यूज़ करके नॉस्टैल्जिया का सेंस पैदा करते हैं या फिर उन वेज को एक्सप्लोर करते हैं जिनमें मेमोरी हमारी मौजूदा अंडरस्टैंडिंग को शेप्स देती है। इसके बाद इसका लास्ट थीम है लिटरेचर एंड राइटिंग। गिवन दैट मैनी ऑफ द एसेइस्ट इंक्लूडेड इन द एंथोलॉजी आर accomplished writers, essays in this collection often touch upon the art of writing itself। बहुत से एसेइस्ट जो इस एंथोलॉजी में इंक्लूडेड हैं वो मुकम्मल तौर पर राइटर्स भी हैं। इस कलेक्शन में एसेज अक्सर खुद आर्ट ऑफ राइटिंग को टच करते हैं। Authors reflect on their creative process, the challenges of writing, and the significance of literature in their lives। Authors अपने क्रिएटिव प्रोसेस, राइटिंग के चैलेंजेस और लिटरेचर की उनकी ज़िंदगियों में सिग्निफिकेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये थे इस एंथोलॉजी के मेन थीम्स। अगर इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि आप इस एंथोलॉजी द आर्ट ऑफ द पर्सनल ऐसे के थीम्स पे डिटेल नोट लिखें तो आप इन थीम्स को नोट कर सकते हैं। इसके बाद इस एंथोलॉजी का फोर्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट है समरी ऑफ द एंथोलॉजी। इसमें हम इस एंथोलॉजी की डिटेल्ड समरी को स्टडी करेंगे क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं द आर्ट ऑफ द पर्सनल ऐसे एंड एंथोलॉजी फ्रॉम द क्लासिकल इरा टू द प्रेजेंट। हम इसको क्लासिकल इरा से स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट टाइम तक हम इसको थारोली स्टडी करेंगे। हम हर एजेस में, हम हर इराज में जो एसेज इंक्लूड किए गए हैं उनको ब्रीफली स्टडी करेंगे क्योंकि अगर हम इनको डिटेल में एसेज को स्टडी करने लग जाएं तो हर इरा में जो एसेज इंक्लूडेड किए गए हैं उनके ऊपर 1 घंटे से अबाव वीडियो बन सकती है। तो इसलिए हम उनको डिटेल के साथ स्टडी नहीं करेंगे बल्कि हम उसके इराज को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और उन एसेज के जो कंबाइंड जो थीम्स हैं, जो उनके टॉपिक्स हैं, हम उनको थारोली स्टडी कर लेंगे ताकि उन एसेज के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सके कि इन एसेज में क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस समरी को। तो सबसे पहले नंबर पे है इंट्रोडक्शन। इस एंथोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम इसको इरा वाइज, एज वाइज या हम पीरियड वाइज हम इनको स्टडी करेंगे। द एंथोलॉजी begins with an introduction by Philip Lopet where he provides a historical context for the personal essay genre। एंथोलॉजी फिलिप लोपेट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है जहां वो पर्सनल ऐसे के जानर का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है। लोपेट डिस्कसेस द एवोल्यूशन ऑफ द ऐसे फॉर्म फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन द क्लासिकल इरा टू इट्स डेवलपमेंट एज अ प्रोमिनेंट लिटरेरी जानर इन द मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड। लोपेट ऐसे फॉर्म की एवोल्यूशन को डिस्कस करता है। वो इसके ओरिजिन्स को क्लासिकल इरा से स्टार्ट करता है और फिर मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पीरियड में इसकी डेवलपमेंट एज अ प्रोमिनेंट लिटरेरी जानर को भी डिस्कस करता है। इट मीन्स वो इसकी एवोल्यूशन को क्लासिकल इरा से लेकर इसकी डेवलपमेंट एज अ प्रोमिनेंट लिटरेरी जानर इन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड्स को डिस्कस करता है। He highlights the various styles and approaches that essayists have employed over time and emphasizes the enduring appeal of the personal essay as a means of self-exploration and reflection। वो various styles और approaches को highlight करता है जो essayist ने इस सारे टाइम पीरियड में इम्प्लाई किए। वो पर्सनल ऐसे की लास्टिंग अपील एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड रिफ्लेक्शन की अहमियत को भी बयान करता है। इसके बाद सेकंड इसका पॉइंट है क्लासिकल इरा।
एसेज, वो एसेज जो क्लासिकल इरा में इंक्लूडेड किए गए हैं। द एंथोलॉजी इंक्लूड्स एसेज फ्रॉम द क्लासिकल इरा फीचरिंग वर्क्स बाय राइटर्स लाइक प्लूटार्च एंड सेनेका। एंथोलॉजी में क्लासिकल इरा के एसेज को इंक्लूड किया गया है और इसमें प्लूटार्च और सेनेका जैसे राइटर्स के वर्क्स इंक्लूडेड हैं। मीन्स वो एसेज जो क्लासिकल इरा में इंक्लूडेड किए गए थे उनमें प्लूटार्च के एसेज भी इंक्लूडेड हैं और सेनेका के एसेज भी इंक्लूडेड हैं। दीज एसेज एक्सप्लोर philosophical and moral themes reflecting on topics such as friendship, virtue and human condition। ये एसेज फ्रेंडशिप, विर्च्यू और ह्यूमन कंडीशन जैसे टॉपिक्स को रिफ्लेक्ट करते हुए फिलोसॉफिकल और मोरल थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। मीन्स जो एसेज क्लासिकल इरा में इंक्लूडेड किए गए तो उनके जो टॉपिक्स थे वो थे फ्रेंडशिप, विर्च्यू और ह्यूमन कंडीशंस, और उसके जो थीम्स थे वो फिलोसॉफिकल और मोरल थीम्स थे। दे सर्व एज अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ द पर्सनल एसेज रूट्स इन एंटिक्विटी। तो इधर एंटिक्विटी का मीन है आसार कदीमा। ये आसार कदीमा में पर्सनल एसेज की रूट्स की एग्जाम्पल्स के तौर पर सर्व करते हैं। मीन्स ये जो ऐसे क्लासिकल इरा में इंक्लूडेड किए गए हैं वो एज अ रूट्स सर्व करते हैं पर्सनल एसेज की। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है मिडीवियल एंड रेनेसां एसेज। वो एसेज जो मिडीवियल और रेनेसां के टाइम पीरियड में इंक्लूडेड किए गए हैं। मूविंग थ्रू हिस्ट्री द कलेक्शन इंक्लूड्स एसेज फ्रॉम द मिडीवियल एंड रेनेसां पीरियड्स। हिस्ट्री में मूव करते हुए इस कलेक्शन में मिडीवियल और रेनेसां पीरियड्स के एसेज को इंक्लूड किया गया है। दीज एसेज ऑफन कंबाइन पर्सनल रिफ्लेक्शन विद रिलीजियस और मोरल themes, offering insights into the spiritual and intellectual concerns of their time। ये एसेज उस दौर के स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल कंसर्न्स पर रोशनी डालते हुए पर्सनल रिफ्लेक्शंस को रिलीजियस या मोरल थीम्स के साथ कंबाइन करते हैं। मीन्स क्लासिकल इरा में जो थे वो फ्रेंडशिप, विर्च्यू और ह्यूमन कंडीशन को रिप्रेजेंट करते थे और उनके जो थीम्स थे वो फिलोसफिकल थे और मोरल थे। तो मिडीवियल इरा में जो एसेज इंक्लूडेड किए गए थे तो वो पर्सनल रिफ्लेक्शंस को रिलीजियस और मोरल थीम्स के साथ कंबाइन करते थे। मीन्स क्योंकि मिडल टाइम में हमने देखा है कि मोनार्च जो था वो पावरफुल था, चर्च जो था वो पावरफुल था, सारी पावर जो थी वो चर्च के पास। तो इसलिए इन एसेज में जो थीम्स थे वो रिलीजियस और मोरल थे, पर्सनल के साथ पर्सनल और रिलीजियस थीम्स को कंबाइन किया गया था। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट इनलाइटनमेंट एंड रोमांटिक एसेज। वो एसेज जो इनलाइटनमेंट और रोमांटिक इरा के टाइम पीरियड में इंक्लूडेड किए गए हैं। एज द एंथोलॉजी प्रोग्रेसेस रीडर्स इनकाउंटर एसेज फ्रॉम द इनलाइटनमेंट एंड रोमांटिक इराज। जैसे ये एंथोलॉजी प्रोग्रेस करती है तो रीडर्स को इनलाइटनमेंट और रोमांटिक इराज के एसेज के साथ इनकाउंटर होता है। मीन्स उनको रोमांटिक इरा और इनलाइटनमेंट इरा के एसेज सामने आते हैं, नज़र आते हैं। दीज एसेज में डेल्व इनटू द इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद नेचर, सोसाइटी एंड सेल्फ। ये एसेज इंडिविजुअल के नेचर, सोसाइटी और सेल्फ के साथ रिलेशनशिप्स को डील करते हैं। They reflect the changing intellectual and cultural landscape of their respective epochs। epochs means दौर या ज़माना या टाइम पीरियड। ये उस दौर के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल चेंजिंग को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। मीन्स वो ऐसे जो इनलाइटनमेंट और रोमांटिक इरा में इंक्लूडेड किए गए थे तो वो डील करते थे इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप्स को नेचर के साथ, सोसाइटी के बाद और उसके बाद सेल्फ के साथ। मीन्स इसमें ये जो एसेज है इनलाइटनमेंट और रोमांटिक इरा के, उनमें इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप नेचर के साथ क्या है और उसके रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ क्या है और उसके बाद उसके अपने साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं। मीन्स उसकी इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। तो यही उन एसेज का मेन पॉइंट है, मेन थीम्स हैं। और उसके बाद ये भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि किस तरह कल्चरल और इंटेलेक्चुअल चेंजिंग आ रही हैं उनकी सोसाइटी में। इसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एसेज।
वो एसेस जो मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में इंक्लूडेड किए गए हैं। द हार्ट ऑफ द एंथोलॉजी फीचर्स एसेस फ्रॉम मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एसेस। मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी ऑथर्स के एसेस इस एंथोलॉजी का हार्ट हैं। These essays are characterized by their exploration of personal experiences, emotions and observations. इन एसेज को पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और ऑब्जर्वेशंस की एक्सप्लोरेशन की बेसिस पर कैरेक्टराइज किया गया है। Renowned essayists like Virginia Woolf, George Orwell, James Baldwin, and John Didion contribute essays that touch on a wide range of topics from the mundane to the profound. नामवर और मशहूर एसेइस्ट जैसे कि वर्जीनिया वोल्फ, जॉर्ज ऑरवेल, जेम्स बाल्डविन और जॉन डेडियन ने अपने अपने एसेज को इस पीरियड में लिखा जो दुनियावी ज़िंदगी से आखिरत तक के बहुत ही ज़्यादा टॉपिक को टच करते हैं। मीन्स इन राइटर्स के जो ऐसे थे वो एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को इंक्लूडेड करते थे, जिसमें दुनिया भी आ जाती थी और आखिरत भी आ जाती थी। मीन्स मोंडेन टू प्रोफाउंड, दुनिया से आखिरत तक ये सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड थे इनके एसेज में। दे ऑफर अ ग्लिम्पस इनटू द इनर लाइव्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ द ऑथर्स एज वेल एज देयर एंगेजमेंट विद द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ देयर टाइम्स। ये ऑथर्स की अंदरूनी ज़िंदगियों की झलक को भी शो करते हैं और उसके साथ ही उनकी इस दौर की पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ के साथ इंगेजमेंट को भी शो करते हैं। मीन्स ये जो एसेज हैं, एक तो ऑथर्स जो थे उनकी इनर लाइव्स को भी शो करते थे और दूसरी तरफ उनके रिलेशनशिप्स या उनकी इंगेजमेंट जो सोशल इश्यूज़ थे, पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, उनके साथ क्या है उसको भी ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद इसका 6th पॉइंट है थीम एंड स्टाइल्स। थ्रू आउट द एंथोलॉजी रीडर्स विल इनकाउंटर अ डाइवर्सिटी ऑफ थीम्स एंड स्टाइल। इस पूरी एंथोलॉजी में रीडर को थीम्स और स्टाइल्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। सम एसेज आर इंट्रोस्पेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव वाइल अदर्स आर विटी एंड सैटिरिकल। तो इधर एक वर्ड यूज हुआ है इंट्रोस्पेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव। तो इसका मीनिंग है सोच विचार वाले या गौर व फिक्र वाले। और इसी तरह एक दूसरा वर्ड यूज हुआ है विटी मीन समझ बूझ वाले। सैटिरिकल मीन्स तंज वगैरह जो किसी पर सटायर करें। तो इनमें कुछ ऐसे सोच विचार वाले और गौर व फिक्र वाले हैं और कुछ ऐसे समझ बूझ वाले और सैटिरिकल हैं। थीम्स इंक्लूड द ह्यूमन कंडीशन, आइडेंटिटी, लव, लॉस, पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग इटसेल्फ। तो इसके थीम्स में ह्यूमन कंडीशन, आइडेंटिटी, लव, लॉस, पॉलिटिक्स और आर्ट ऑफ राइटिंग इंक्लूडेड हैं। इसके बाद है द वैरायटी ऑफ voices and perspectives on display demonstrate the flexibility and versatility of the personal essay as a literary form. Variety of voices और उनके perspectives का डिस्प्ले पर्सनल ऐसे की एज a literary form फ्लेक्सिबिलिटी और versatility को रिप्रेजेंट करता है। Versatility means turning easily. इसके बाद इस समरी का लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। द आर्ट ऑफ द पर्सनल ऐसे इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द इंडोरिंग अपील एंड रिचनेस ऑफ द पर्सनल ऐसे जानरा। द आर्ट ऑफ द पर्सनल ऐसे जानरा की रिचनेस और लास्टिंग अपील की एक सेलिब्रेशन है। फिलिप लोपेज एंथोलॉजी ऑफर्स रीडर्स अ जर्नी थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द ऐसे, showcasing the evolution of this literary form from its ancient roots to its contemporary expressions. फिलिप लोपेट की एंथोलॉजी रीडर्स को हिस्ट्री ऑफ ऐसे की जर्नी ऑफर करती है। ये उस लिटरेरी फॉर्म की एवोल्यूशन को उसकी एंशियंट रूट्स से लेकर कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशंस को शो करती है। मीन्स ये एंथोलॉजी जो है उसकी हिस्ट्री को उसकी एवोल्यूशन से, उसकी रूट से, एंशियंट टाइम पीरियड से लेकर कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड तक, कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशंस तक ये सारी चीज़ें शो करती है ये एंथोलॉजी। बाई प्रेजेंटिंग a wide array of essays from different eras and authors, the anthology underscores the timeless significance of personal storytelling and introspection in literature. डिफरेंट इराज और आथर्स की एसेज की एक लंबी लिस्ट को शामिल करते हुए ये एंथोलॉजी लिटरेचर में पर्सनल स्टोरी टेलिंग और रिफ्लेक्शन की कभी ना ख़त्म होने वाली सिग्निफिकेंस को
अंडरलाइन करती है। इट मीन्स ये एंथोलॉजी जो है डिफरेंट इराज और ऑथर्स की वाइड अरे ऑफ एसेस को प्रेजेंट करते हुए लिटरेचर में स्टोरी टेलिंग और रिफ्लेक्शन को कभी ना ख़त्म होने वाली सिग्निफिकेंस को अंडरलाइन करती है। इट सर्व्स एज बोथ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर writers and a source of inspiration for anyone interested in the art of the personal essay। ये एंथोलॉजी एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स सर्व करती है राइटर्स के लिए, और दूसरा ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हर उस शख्स के लिए जो आर्ट ऑफ पर्सनल ऐसे में इंटरेस्टेड है। ये थी इस एंथोलॉजी की डिटेल्ड समरी। इसके बाद लास्ट के ऊपर है इसका क्रिटिकल एनालिसिस। इस एंथोलॉजी का अब हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो इसमें इसके दो पॉइंट्स हैं, एक है स्ट्रेंथ्स और दूसरी है इसकी वीकनेस। इस एंथोलॉजी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उसके बाद इसकी वीकनेसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो इसकी फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्स सिलेक्शन। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ एंथोलॉजी इज इट्स comprehensive selection of essays from a wide range of time periods and authors। इस एंथोलॉजी की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स में से एक उसकी कंप्रीहेंसिव सिलेक्शन ऑफ एसेज है जिसमें एक बड़े टाइम पीरियड को कवर किया गया है, और दूसरा ऑथर्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं। इसके बाद दिस डाइवर्सिटी अलाउज रीडर्स टू एक्सप्लोर द एवोल्यूशन ऑफ द पर्सनल एसे जॉनरा ओवर सेंचुरीज एंड अक्रॉस कल्चर्स, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द जॉनरास डेवलपमेंट। ये डाइवर्सिटी पर्सनल ऐसे के जॉनरा की डेवलपमेंट में वैल्यूएबल इंसाइट्स को प्रोवाइड करते हुए रीडर्स को अलाउ करती है कि वो डिफरेंट सेंचुरीज और कल्चर्स में पर्सनल ऐसे के जॉनरा की एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करें। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है इन डेप्थ इंट्रोडक्शन, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। फिलिप लोपेट इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स अ थॉटफुल एंड इंफॉर्मेटिव overview of the history and evolution of the personal essay। फिलिप लोपेट का इंट्रोडक्शन पर्सनल ऐसे की हिस्ट्री और एवोल्यूशन का एक थॉटफुल और इंफॉर्मेटिव ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। इट कंटेक्चुअलाइजेस द एसेज विद इन द ब्रॉडर लिटरेरी ट्रेडिशन एंड हेल्प्स रीडर्स एप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द जॉनरा। ये इंट्रोडक्शन एसेज को ब्रॉडर लिटरेरी ट्रेडिशन में कंटेक्चुअलाइज करता है और रीडर्स को इस जॉनरा की सिग्निफिकेंस को एप्रिशिएट करने में हेल्प करता है। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ्स का एजुकेशनल रिसोर्स। द एंथोलॉजी इज द वैल्यूएबल एजुकेशनल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स, राइटर्स एंड एनीवन इंटरेस्टेड इन द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग। ये एंथोलॉजी एक वैल्यूएबल एजुकेशनल रिसोर्स है स्टूडेंट्स के लिए, राइटर्स के लिए और एनीवन के लिए जो आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग में इंटरेस्टेड हो। इट प्रोवाइड्स न्यूमेरियस एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टिव ऐसे स्ट्रक्चर, वॉइस एंड नैरेटिव टेक्निक्स। ये इफेक्टिव ऐसे स्ट्रक्चर, वॉइस और नैरेटिव टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स प्रोवाइड करती है। वो थी इस एंथोलॉजी की स्ट्रेंथ्स। अब हम इसकी वीकनेसेस की बात करते हैं। तो इसकी सबसे फर्स्ट वीकनेसेस है exclusivity of authors। While the anthology includes the essays by many celebrated authors, it might be criticized for focusing on well-known figures। अगरचे एंथोलॉजी में सेलिब्रेटेड ऑथर्स के एसेस को इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसे वेल नोन फिगर्स पर फोकस करने की वजह से क्रिटिसाइज भी किया गया है। Some lesser known essayists and perspectives could have been included to provide a more balanced representation of the literary genre। जानरा की हिस्ट्री को मज़ीद बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए इसे कुछ लेसर नाउन एसेइस्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए था। इसके बाद इसकी दूसरी वीकनेस ये है कि लिमिटेड डाइवर्सिटी है। द एंथोलॉजी लैक्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चरल एंड जेंडर पर्सपेक्टिव्स, स्पेशली इन द अर्लियर सेक्शंस। एंथोलॉजी के अर्लियर सेक्शन में कल्चरल और जेंडर पर्सपेक्टिव की टर्म्स में डाइवर्सिटी की कमी है। मोर इंक्लूजन ऑफ एसेज बाय ऑथर्स फ्रॉम अंडर रिप्रेजेंटेड बैकग्राउंड्स कुड हैव इनरिच्ड द कलेक्शन। रिप्रेजेंटेड बैकग्राउंड्स के ऑथर्स के एसेज को इंक्लूड करने से ये कलेक्शन मज़ीद इनरिच हो सकता था।
और आप अगर इस एंथोलॉजी के पेड नोट्स PDF फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक और एंथोलॉजी को स्टडी करेंगे जिसका टॉपिक है द टाइडस्टोन एंथोलॉजी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।